अच्छा, यहाँ थोड़ा बैठे, वहाँ बैठे ना, प्रैक्टिकल के लिए गए हैं ऊपर, बता हम ले गई। हाँ, और बाकी एक नीचे 7 रूम नंबर में, 7 में और 14 में। पावर ना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, पावर काइनेटिक एनर्जी का बताई थी और वर्क एनर्जी थ्योरम समझाई थी क्या मैं? हाँ यस मैम। समझा दी थी। हाँ ठीक है, अभी है तुम्हारा पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। किसी गिवन टाइम में किया गया जो वर्क होता है उसको पावर कहते हैं, या कोई भी बॉडी की वर्क करने की कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना वर्क कर सकता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कितना वर्क हम कर सकते हैं उसको उसका पावर कहा जाता है, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका वर्क हो गया, ये आपका टाइम हो गया। पावर का यूनिट होगा यहाँ पे वॉट, और वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जूल पर सेकेंड। ये हो गया, ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। और अगर हमको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, इंस्टेंट पावर निकालना है फॉर स्मॉल टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर, तो इसके लिए आपको डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ये हो गया आपका पावर। के बाद देखेंगे, हाँ इसके कुछ यूनिट होते हैं, स्मॉलर और बिगर दोनों यूनिट होते हैं। तो स्मॉलर यूनिट के बारे में नहीं बताया गया है, बिगर यूनिट के बारे में बताया गया है, जैसे कि 1 किलो वॉट, 1 मेगा वॉट। ठीक है, किलो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1000, और मेगा का मतलब हो जाएगा 10 की पावर 6, और ये आपका 10 की पावर 3। तो यहाँ पे एक यूनिट दिया हुआ है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी या बिजली के किसी अप्लायंस की बात करें, तो जैसे कि किसी मशीन के या किसी इंसान के वर्क करने का जो रेट होता है, कितना वो वर्क कर सकता है, उसको पावर कहते हैं। वैसे ही जैसे कि अगर कोई फैन है, ठीक है, फैन को जैसे हम ऑपरेट करते हैं, वो चल रहा होता है, तो वो कितने देर तक चल सकता है, ठीक है, कितना स्पीड चलेगा या कितना स्लो चलेगा, डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिसिटी उसको गिवन किया गया है, कितना फैरेड का वहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो जो आपका फैन है, वो जो बिजली का ये जो इक्विपमेंट है, ये चलता रहेगा। तो इसकी वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जितना ये वर्क कंज्यूम कर सकता है, उसी को पावर कहते हैं। और यूनिट देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी का, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, एग्जाम में आता है, और कल आप लोग का टेस्ट है सेकेंड का ए, चैप्टर 2 का ए जो है पोर्शन आएगा, पढ़ लेना, 10 क्वेश्चन रहेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है 1 के डब्ल्यू एच की वैल्यू कितनी होती है। 1 के डब्ल्यू एच का मतलब हो गया 1 किलो, और ये वॉट हो गया, और ये आपका 1 किलो वॉट 1 हार। तो 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, और 1 हार में होता है कितने, 60 मिनट और 60 सेकेंड, है ना। एक घंटा, एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट और 60 सेकेंड होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ गया यहाँ पे 1000 इंटू 36, और ये 2 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 36, 1 2 3 4 5 0 यहाँ पे लगता है। इसके बाद सारे जीरो को हम 10 की पावर में ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब इसको पॉइंट के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट लगाते हैं,
तो यहाँ पे 10 की पावर ये 6 हो जाता है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, है ना। 1 किलोवाट आवर का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। तो एग्जाम में आएगा तो इसको लिखना है, ठीक है, सॉल्व करते हुए। डिपेंड करेगा कितने नंबर में पूछा गया। 1 मार्क्स में रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे, 2 मार्क्स में रहेगा तो इसको सॉल्व करोगे, तब आंसर लिखोगे। चलो नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पूछ रही हूँ मैं तुम लोगों से कुछ। मैम किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और शैलेश सिंह आपकी क्लास का है? नो मैम, बायो बायो में में, नहीं है। मैथ्स का है। और विपुल? नहीं है मैम बायो में। महक अग्रहरी, आप बताओ आंसर। रहन तो मत बताओ, आवाज कट रहा है। चलो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी बता दो, मैं बताई थी परसों। नुपुर सिंह। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैम जो मोशन लगता है उसको नुपुर बताइए, काइनेटिक एनर्जी। नुपुर को बताने दो। कल से मैं आप लोगों का ऐड नहीं करूंगी, जब क्लास मैं पढ़ाऊंगी तो जो सिर्फ मेरे को आंसर देगा मैं उसी को ऐड करूंगी, ठीक है। चाहे वो एक बच्चा रहे या 2 बच्चा रहे। और अभी जिसको जिसने भी आंसर नहीं दिया जाता वो खुद से निकल जाए या मैं ही रिमूव कर दूंगी। रिया आप आंसर दोगी दोगी? यस मैम। मैम जब कोई भी बताओ। ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं वो मोशन में रहता है, तो उस समय जो उसकी एनर्जी रहती है वो काइनेटिक एनर्जी रहती है। हाँ वेरी गुड। चलो और कौन है, रितु। आप बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। मैम एक बार फिर से बोलिए ना, आवाज कट रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K is equals to m is mass and हाँ velocity। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद कौन है, टिनी, तुम आंसर दो। कल मैंने जो इसको डिराइव करवाया था परसों, वो 2 केस में बताया था, दोनों केस का नाम बताओ। टिनी तुमको मेरी वॉइस आ रही है? चलो कौन बचा, विपुल, आप आंसर दो। कितने केस में सॉल्व करते हैं, करवाया था मैंने? चित्रलेखा तुम बताओ, कितने केस में सॉल्व करवाया था मैंने? हाँ 2 केस था, एक वेरिएबल फोर्स के लिए और एक कांस्टेंट फोर्स के लिए। याद है कि भूल गए?
दो केस में बताई थी मैम। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी सारे बच्चों को जो आंसर नहीं दिए, तुम ही लोग बस हो 6 बच्चे 5 बच्चे। वो एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर होगी जब हम किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, इस पे हमने यहाँ से फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इसका आप देखेंगे पोजीशन में चेंजेस आ जाएगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जब चेंजेस आता है तो उस ऑब्जेक्ट में या उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को पी से या यू से या पी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। पढ़ा है, देखा है कहीं पे? यस m का मतलब मास, g का मतलब ग्रेविटी और h का मतलब हाइट। तो यहाँ पे जो mg है ये w की वैल्यू हो सकती है, वेट को भी हम लिखते हैं वेट इज इक्वल टू mg। पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल, वाटर, जो डैम में वाटर को स्टोर करके रखा जाता है और जब उसका यूज हो तब उसको हम वहां से छोड़ते हैं ताकि वो बाहर आए वो वाटर, और जो डैम बना होता है डैम के टरबाइन पे वो वाटर जाता है और गिरता है, और जैसे ही उसके टरबाइन पे वो वाटर गिरेगा वो मूव करना स्टार्ट करता है और उसी की हेल्प से वहाँ जनरेटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। पता है ना, डैम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यस स्टेशन मैम। जहाँ पे यस इलेक्ट्रिसिटी, मैम। हाँ, तो वहां पे भी जो वाटर को स्टोर करके रखा गया था वो वाटर फ्लो करता हुआ यहाँ पे आके गिरता है, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेक का वाटर, झरने का पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, वो पहले ऊपर होता है फिर वो फ्लो करता हुआ नीचे आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख लो कि डेली लाइफ में। इसके ना यहाँ पे टाइप बताए गए हैं, फॉर्म, 3 फॉर्म बताए गए हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीनों में डिफरेंस बताएंगे आप लोग, मैं लिख रही हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 3 यहाँ पे है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जब किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आता है, अर्थ के सरफेस पे आता है, तो वो कहाँ पे आता है? ग्रेविटी के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अपना हाइट कवर करता हुआ जब वो अर्थ के सरफेस पे गिरता है तो वो अर्थ के कांटेक्ट में आता है, तो उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, और ग्रेविटी एरिया में आने के कारण उसको हम उसमें जो एनर्जी आएगी उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। बिकॉज इसका पोजीशन भी चेंज हुआ बट ये ग्रेविटी के कांटेक्ट में आया, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सेकंड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक मतलब इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, जैसे कि एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट आप लेंगे या रबर ले लेंगे, ठीक है, ये आपका इलास्टिक हो गया, इसको आप इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से क्या करेंगे? स्ट्रेच करते हैं। जब हम इसको दोनों साइड से स्ट्रेच करते हैं या फैलाते हैं तो उसका देखिए साइज जो है वो इतना रहेगा, फिर आप फैलाएंगे तो उसका साइज इतना हो जाएगा, फिर आप उसको छोड़ देंगे तो वो अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा होके रह जाता है। मतलब उसका जो इनिशियल साइज है वो उस साइज पे वापस नहीं आता है, वो उस साइज पे आने के लिए वापस आने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वो इतने पे ही रह जाता है बिकॉज हम उसको फोर्स लगा करके उसकी लिमिट से ज्यादा उसको फैला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पोजीशन था, अगर हम यहाँ पर इसका पोजीशन x लेते हैं तो इसका पोजीशन जो है वो इंक्रीज होके x प्लस डी एक्स, मतलब कि बहुत ज्यादा हो गया, और फाइनली जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो x प्लस कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे डी एक्स का डैश ले सकते हैं, इतना एरिया तक ही वो रह जाता है। तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट में भी पोजीशन चेंज होता है,
तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? दो चार्ज बॉडी लेते हैं, एक आपका चार्ज बॉडी है जिसमें पूरा प्लस चार्जेस गिवन है, एक आपका चार्ज बॉडी है जिसमें पूरा माइनस चार्ज गिवन है, ठीक। और दूसरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पूरा प्लस चार्ज गिवन है और यहाँ पर भी पूरा प्लस चार्ज इसको दिया गया है। तो जब हम इन दोनों चार्ज को एक दूसरे के पास लेकर के आएंगे तो इन पे एक टाइप का फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स क्या करेगा? इन दोनों चार्ज बॉडीज को एक दूसरे के पास लाने के लिए ट्राई करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम दो सेम चार्ज की बात करें तो सेम चार्ज के बीच आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर के आएंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाने के लिए ट्राई करते हैं। तो चाहे वो ऑब्जेक्ट पास आए कि चाहे वो ऑब्जेक्ट दूर जाए, दोनों के बीच में सम अमाउंट ऑफ वर्क डन वहां पे होता है। किसी में इसमें जो वर्क होगा वो इसके लिए होगा और इसमें जो वर्क होगा इसके अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो इनमें जो वर्क स्टोर होगा इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कितने बच्चे ऐड हो? सब आंसर देंगे आप मुझे, मैं जो बताई हूँ। सृष्टि, कौन सेक्शन की हो? मैथ्स, बायो? चलो, जब पढ़ना नहीं तो आते क्यों? चलो बताओ, महक अग्रहरी, आप बताओ मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो मैं समझाई। जो सरफेस क्या बोलते हैं, जो ऊपर का बॉडी है ना, बॉडी नीचे लिफ्ट करती है, मतलब नीचे हाँ, उतरती है हाँ, ना, पोजीशन चेंज हाँ। करती है, नीचे आती है, आज नीचे सरफेस पे, उसको बोलते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो ठीक है, और अच्छे से एक बार पढ़ना बुक में, थोड़ा बहुत समझ में आया तुमको। नेक्स्ट रितु, आप बताओ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैम मैं रितु, हाँ। जैसे कोई इलास्टिक को खींचते हैं तो फिर बड़ा होता है और फिर जैसे हम उसे छोड़ देंगे तो वो अपने पहले जैसे पोजीशन पे नहीं रहता है, वहां पर जो फोर्स लग रहा है लग रहा है वहाँ पे, तो उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वेरी गुड। चित्रलेखा, तुम लास्ट वाला बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो। तुम्हारा वॉइस बहुत कट रहा है, थोड़ा तुम व्हाट्सएप में पूछूंगी तुमसे मैं। आगे देखो टाइम कितना हो रहा है। आगे मैं बता रही हूँ मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको किससे मेजर करते हैं? फॉर्मूला बताई थी पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। वो कैसे आता है? कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है, वो ऊपर से नीचे आता है, तो उस बॉडी में जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, उसके लिए निकालेंगे फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी या ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी टू हाइट h इज इक्वल टू द वर्क डन। कौन सा वर्क? जब उसको अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने में, इतनी हाइट तक जाने में जितना वर्क करना पड़ा, वो वाला वर्क निकालेंगे, ठीक है। कितनी हाइट के लिए? यहाँ पे विथ हाइट h, इतनी हाइट के लिए उसका हम लोग वर्क निकालेंगे। तो जब वो वर्क कर रहा है
तो वहां पे क्या क्या लग रहा है, फर्स्ट लगेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके लिए, सरफेस के लिए, और दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वो यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यहाँ पे F से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma, और D मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका, जितनी उसकी हाइट है, हम यहाँ पे लिखेंगे h। ये जो है आपका a, ये हो गया एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी के कारण होता है, इस कारण यहाँ पे लिखेंगे हम mg इंटू h, या फिर टोटल हो गया आपका mgh। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द mgh। इसके बाद जो डेरिवेशन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो बताने जा रही हूँ मैं। बुक अगर है तो बुक में ड्रॉ दिया हुआ है, पेज नंबर 421 पुरानी बुक में, मैं यहाँ ड्रॉ बना रही हूँ, देखना उसको। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को एक वर्टिकल सरफेस से अटैच किया गया है। ये इसका वर्टिकल सरफेस हो गया, इसको हम ए देंगे, और ये आपका जो ब्लॉक बना है बी, इसी से इस स्प्रिंग को फंसा के, इस वेट से स्प्रिंग को फंसा के रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट वाला ड्रॉ है, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग को एक रिजिड बॉडी से इस तरह से अटैच करके रख दिए हैं, और दूसरे वाले में क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा सा इलोंगेट करते हैं। इलोंगेट मतलब हो गया यहाँ पे खींचते हैं थोड़ा सा, तो वो लंबा होता है, फिर उसको जब वापस छोड़ देंगे तो वो यहाँ जा करके रुक जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने उसको पकड़ के रखा हुआ था, दूसरे वाले में खींचते हैं, और दूसरे वाले में फ्रीली छोड़ देंगे तो वो उसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसका जो एरिया था वो यहाँ पे था, ये जो ब्लॉक बना था वो ब्लॉक को यहाँ पे होना चाहिए, बट वो यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ चला गया है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने लिया हुआ है यहाँ पे स्मॉल h। तो ये जो आपका स्प्रिंग है वो एक ए और बी जो है सपोर्ट से लगा हुआ है। तो जैसे जैसे हम इस पे फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग पे और इसको खींचेंगे, वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट होता जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हुक, HOOKE। ठीक है, उन्होंने एक लॉ दिया था, और उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जितना लगाएंगे उतना ही उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता जाएगा, और अगर कम फोर्स रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी वहां पे कम होता है। तो ये जो आपका इक्वेशन बना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके इक्वल का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाते हैं के, और यहाँ पे लिखेंगे हम स्मॉल एक्स। ठीक है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इसका वर्क निकालेंगे कि वो कितना वर्क स्टोर करता है उस बॉडी में। इस ब्लॉक को जब हम यहाँ पे खींच के लेकर के आते हैं
तो वहां पे कुछ अमाउंट में वर्क होता है, तो वर्क को निकालने के लिए हम सबसे पहले स्मॉल वर्क निकालेंगे, और स्मॉल वर्क को निकालने के लिए यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लगेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट स्मॉल वर्क है, इस कारण से हम इसको डीडब्ल्यू के फॉर्म में निकालेंगे, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपका डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए हम इस पर लिमिट पुट करेंगे। पहले हम यहाँ के की वैल्यू रख लेते हैं, के की वैल्यू है एफ एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट ऑफ 0 to x। ठीक है, 0 to x का मतलब पहले वो ये यहाँ से यहाँ तक इसका 0 डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं, x इक्वल टू 0। पहले वो 0 पे, पहले वो नॉर्मल पोजीशन पे था, बाद में वो x पे चला गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो उसका पोजीशन था वो 0 था। तो जो लिमिट लगेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए वो 0 to x लगेगा, और ये आपका एफ एक्स dx होगा, और यहाँ पे वर्क के लिए लिमिट लगेगा 0 से w। बस यहाँ पर 1 है, dw का इंटीग्रेशन w, लिमिट 0 से w, यहाँ पे x कांस्टेंट बाहर, अंदर सिर्फ बचेगा x, मतलब x की पावर 1, x की पावर 1 का हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1, कितना आ गया यहाँ पे x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका बनेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, ये 0 to x जो दिया हुआ है लिमिट रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट w माइनस 0, और ये आपका हो गया f, x के प्लेस पे रखेंगे x² अपॉन 2 माइनस x के प्लेस पे रखेंगे 0 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा ये आपका w इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये मल्टीप्लाई होगा f x² अपॉन 2। ठीक है, ये आपका निकलेगा, सॉरी f नहीं होगा यहाँ पे, ये k था ना, k लिखा हुआ है यहाँ पे, k आएगा, f की वैल्यू यहाँ पे k दी हुई है। तो ये जो वर्क आपका निकला है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका स्प्रिंग के लिए, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है फिर, हाँ ठीक है, फिर अब मेरी क्लास है, मैं बंद कर दूँ, जो डाउट होगा ग्रुप में पूछना।